हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंदर सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक। यानी कि सेल्फ इंडक्शन से जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बनते हैं, जो हमारे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होंगे और 1 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे थ्योरेटिकल एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही पेपर्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। सेल्फ इंडक्शन खुद की वजह से क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है। अब मतलब क्या, देखो, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल, जब कोई करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूस करे, जब कोई करंट कैरिंग लूप प्रोड्यूस करे फ्लक्स ड्यू टू इट्स आउन मैग्नेटिक फील्ड। अरे मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स लिख दिया, यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब किसी करंट कैरिंग लूप के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस हो खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वो क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अगर खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब देखो, फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेल्फ इंडक्शन के हिसाब से हम देखें तो ये बोलता है कि जो आपके पास में फ्लक्स होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। यानी जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो फाई से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। ओके, सो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। जितना करंट उस कॉइल के अंदर, उस लूप के अंदर क्या कर रहा होगा, आपका फ्लो कर रहा होगा। ठीक है हमारे पास में। अब देखो, यहां तक की बात होगी। अब जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जो कि होगा L। अब इस L को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ये L क्या होता है आपके पास में, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। आगे की साइड चले, क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है कौन, L। ठीक है, आगे म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे ना, जब M आएगा आपके पास में, वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो यहां तक की बात तो हमने देख ली। अब देखो, आगे की जब हम बात करें तो फ्लक्स का हमने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ B डॉट A। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है कौन, आपका फ्लक्स। इसको अगर मैं खोल कर लिखूं तो ऐसे भी लिख सकती हूं, फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा। यहां तक की बात क्लियर होगी। यहां पे जब ये डॉट हटाते हैं ना तो क्या आ जाता है, cos थीटा आ जाता है। ठीक है, अब जितने भी हम मोस्टली केसेस पढ़ेंगे किसके, आपके पास में सेल्फ इंडक्शन के, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, ज्यादातर आपको 0 डिग्री मिलने वाली है। अब cos 0 होता है 1, तो यहाँ पे फ्लक्स का हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, B इंटू में A। ठीक है, cos थीटा कितना, अगर मैं यहाँ पे 0 मान रही हूं आपके पास में, तो देखो cos 0 कितना होता है आपके पास में 1, तो फ्लक्स किसके बराबर हो गया आपके पास में, BA के बराबर। अब एक फ्लक्स तो इसके, एक फ्लक्स का फॉर्मूला ये हो गया और एक ये वाला हो गया। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो L इंटू में I बराबर हो जाएगा BA के। तो यहां पर अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का एक फॉर्मूला और निकल सकता है जो हो जाएगा BA अपॉन का I। ठीक है, यहां तक की बात। अब मैंने ऐसा क्यों निकाला कि यहां से हम 3 केसेस पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से केसेस है, देखो ध्यान से। पहला हम निकाल लेते हैं यहां पर, जैसे क्वेश्चन ही ऐसा समझ लो, इसको रफ कर दूं, यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। देखो, मान लिया कि आपके पास में फर्स्ट केस है कि इस तरीके की ना कोई स्क्वायर शेप की लूप ली गई है, इस तरीके की वायर की हमने क्या करा, स्क्वायर शेप के अंदर फोल्ड कर लिया। अब इस वायर के जो हर एक जो आपके पास में ये एज लेंथ है, साइड है, कितने के बराबर है, L के बराबर है। स्क्वायर शेप की है, थोड़ा सा रेक्टेंगल लग रहा है बट ये स्क्वायर है आपके पास में। ठीक है, कैसी शेप की है, स्क्वायर शेप की है मेरे पास में। तो अब देखो कि स्क्वायर का मैंने सेंटर मान लिया, मुझे क्या निकालना है, इस वाले सेंटर पॉइंट को जिसको मैंने P बोला है, यहां पर मुझे मान लिया फ्लक्स निकालना है। तो अब ध्यान से देखो कि आपके पास में यहां क्या है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि 4 स्ट्रेट वायर्स को जोड़ दिया गया है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब इसके अंदर I आपके पास में करंट भी फ्लो कर रहा होगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
स्ट्रेट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है आपके पास में, कुछ इस तरीके की हमारी फिगर बनती थी। इस वायर के अंदर स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा था। मान लिया मुझे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो हम इनको इस तरीके से ज्वाइन करते थे। सेंटर ऑफ वायर से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस मान लिया आर था, तो आपका एक दो एंगल तो यहाँ पर बनते थे, एक अल्फा एंगल और एक बीटा एंगल। दो एंगल यहाँ पर बनते थे θ1 एंड θ2 एंगल। ठीक है, तो यानी जब मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते थे ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो उसका फॉर्मूला आता था आपके पास में म्यू नॉट इनटू में, अच्छा देखो क्या था अपने पास में, म्यू नॉट आई इनटू में 4 पाई आर इनटू एक फॉर्मूला तो होता था साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा। ठीक है, और एक फॉर्मूला अपने पास में आता था म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इनटू में कॉस θ1 प्लस में कॉस θ2। यहां तक की बात क्लियर हो गई हमारे पास में, आगे चले। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर समझो कि इस वाले एंड को मैंने ऐसे यहां पर ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर ली और यहां से मैंने डिस्टेंस माना। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा L था तो यहां पर देखो इसका डायगोनल भी हमारे पास में निकल कर आ जाएगा, यानी कि मैं यहां से अगर इस डिस्टेंस को निकालूं तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी आपके पास में, वैसे तो वैल्यू L/2 निकल कर आती है हमारे पास में, कि इस वायर से अगर ये स्क्वायर है तो ये जो ये डिस्टेंस है आपके पास में जो R मानना है ये कितने के बराबर आता है, स्क्वायर के केस में ये L/2 के बराबर होता है। ठीक है, वैसे आप इसको डायगोनल के हिसाब से निकाल कर भी देख सकते हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं, या बताऊं, चलो कर लेंगे इसको। अब देखो यहां पर जितने भी आपके पास में क्या होते हैं, दो साइड जब स्क्वायर की क्रॉस करती हैं, मतलब यहां पर सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। यहां पर और जो खासियत होती है कि जो स्क्वायर्स के डायगोनल होते हैं वो भी हमेशा कितने पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। मान लिया कि अगर ये आपका स्क्वायर है तो इसके डायगोनल्स भी कितने पे कट करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री पर। अगर यहाँ बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सबके सब 90 डिग्री के होंगे, तो इसको हाफ कर दिया जाए तो यहां पर भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा और यहां पर भी कितने का बनेगा, 45 डिग्री का एंगल। यहां ऊपर भी असल में 45 डिग्री का एंगल ही बनता है। ठीक है, हमारे पास में किसके केस के अंदर, स्क्वायर के केस के अंदर। तो अल्फा, ये वाले एंगल अल्फा और बीटा कहलाते हैं, θ1 और θ2। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, मान लिया मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। ठीक है, ये आर का और बताऊं क्या, देखो मान लिया कि ये कोई आपके पास में क्या है, स्क्वायर है, ये साइड L थी, ये डायगोनल हो गया, ये मैंने L मान लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो क्या करना था, देखो या तो हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करें, हम डायगोनल ले, फिर यहां से हाफ डायगोनल की लेंथ निकालूं, हाफ की निकालूं, और फिर यहां से मुझे पाइथागोरस लगा के इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। या अभी हमें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हम डायरेक्टली याद कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, L/2। ठीक है, किस पॉइंट की, जब आप यहां से यहां तक का क्या निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो R क्या हो गया आपके पास में, L/2। फॉर्मूले में पुट कर दे, मैं ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगी। ये होगी अपनी जनरल बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्लक्स किसके बराबर होता है, BA cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू मैंने cos 0 मानी थी तो 1 हो गई थी। अब पुट करो, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे हम पुट करेंगे म्यू नॉट आई, कितना डिस्टेंस है R L/2 के बराबर है, या फिर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन लिखकर भी दे देगा कि ये डिस्टेंस कितना है आपका, L/2 है। अब देखो साइन अल्फा, अल्फा और बीटा ये होते हैं सेंटर वाले एंगल्स। साइन अल्फा भी आपके पास 45 डिग्री के बराबर है और साइन बीटा भी कितने के बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। चाहो तो नीचे वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। ये आ गया आपके पास में फ्लक्स। ठीक है, अब मैंने बोला था कि जो, अब देखो एरिया से मल्टीप्लाई भी होगा तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई में साइड, यानी L स्क्वायर हो गया। अब ये फ्लक्स किसके बराबर होगा, L इंटू में I के बराबर भी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस फ्लक्स की जगह पे यहाँ पे L इंटू में I पुट कर सकती हूँ। इस I से I कैंसिल हो जाएगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू स्क्वायर लूप के अंदर क्या आ जाएगी आपके पास में, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। अब देखो यहाँ पर ये 2 तो आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और यहां पर इस L से एक L की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहां क्या हो जाएगा, या फिर इसको आप यहीं पर ही ऊपर ले जाओ, या कंफ्यूज हो जाओगे भाई ऐसे, तो मैं यहाँ पे ऊपर ले जाती हूँ। ये हो गया था 2 म्यू नॉट। ठीक है, हमारे पास में L तो कट गया और यहाँ पर जो भी आपके पास वैल्यू बचेगी, जैसे साइन 45 होता है 1/√2 प्लस में 1/√2, और यहाँ पर L बच गया था, तो यानी इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पर 2 ही रख लेना क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई की डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक जनरल फॉर्मूला बताना था कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो जैसे स्क्वायर के केस में एक ऐसा फॉर्मूला आ गया आपके पास में इस तरीके से 1/√2 क्या हो जाएगा 2√2, और यहाँ पर आपकी एक l बची थी, इसको मैं काटूं तो ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ √2 बच जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो यानी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किसके अंदर मैंने बताया ये आपके पास में स्क्वायर लूप के केस में। ठीक है, वैसे जनरल फॉर्मूला बस यहीं तक ही बनता है, आपके एल निकाल लिया हमने, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लिया कोई सर्कुलर, हाँ एक चीज और रह गई भाई, ये तो मैंने सिर्फ एक ही साइड की वजह से निकाला, स्क्वायर के अंदर तो 4 साइड है, तो ये आपका फॉर्मूला 4 से मल्टीप्लाई और होगा। क्या होगा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और होगा, क्योंकि मुझे तो 4 साइड की वजह से निकालना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक केस ये वाला हो गया आपके पास में कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालने का। अब आता है दूसरा केस। दूसरे केस में अब क्या लेंगे हम, यहाँ पर सर्कुलर कॉइल लेंगे और उसका भी हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या ले ली, कोई सर्कुलर कॉइल ले ली, मान लिया कि सर्कुलर कॉइल ले ली। ठीक है, सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास में होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r के बराबर होता है। ये अगर सर्कुलर कॉइल के अंदर एक ही टर्न है तो एक टर्न के अंदर ये वाला फॉर्मूला होता है। मान लिया कि आपकी सर्कुलर कॉइल के अंदर क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। क्या है आपकी सर्कुलर कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके फॉर्मूले के अंदर ये n से हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो किसके लिए था, एक टर्न के लिए सर्कुलर कॉइल के। अगर उस कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट ni अपॉन में 2r। हाँ 2r हो जाएगी, किसके लिए, n नंबर ऑफ टर्न्स है आपके पास में अगर सर्कुलर कॉइल के अंदर। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला निकालते हैं। फ्लक्स किसके बराबर है आपके पास में, B डॉट ए फॉर्मूला होता है अपना। ये तो एक नंबर ऑफ टर्न की वजह से, एक टर्न की वजह से फॉर्मूला क्या होगा, B इंटू में ए। आपकी कॉइल के अंदर कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एक टर्न के लिए था, n टर्न्स के लिए हो जाएगा NB इंटू में ए। ठीक है, वैल्यू पुट कर दे n, सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, n नंबर ऑफ टर्न्स से, तो एक बार दोबारा से n आएगा, समझ में आ गया ना। ये तो है आपके पास में n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये अब n एक बार और मल्टीप्लाई होगा क्योंकि फ्लक्स भी तो n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से होगा। चलो ये तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से, अब आपको फ्लक्स भी तो निकालना है ना, इसीलिए 2 बार n आ रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर i अपॉन में 2r। अगर आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है किसी कॉइल का जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है। अब हमें पता है कि फ्लक्स किसके बराबर होता है, L इंटू में I के बराबर भी, तो L इंटू में I किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूं म्यू नॉट n स्क्वायर I अपॉन में 2r, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन का 2r आपके पास में। अरे हाँ एरिया तो रह ही गया भाई, एरिया से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो सर्कुलर कॉइल का रुक जाओ भाई इसको, अभी एरिया तो रह गया अपना, थोड़ा सा रुको। मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो पुट कर दी, B की वैल्यू, अब N की वैल्यू थी, B की वैल्यू पुट कर दी। एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल होता है पाई r स्क्वायर, तो एक r से r कट जाएगा, तो आपके पास में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर I पाई, या पाई आप बीच में लिख लो अगर ऐसे अजीब सा लग रहा है, तो म्यू नॉट n स्क्वायर पाई I अपॉन का 2। ये तो क्या निकल गया, फ्लक्स। ठीक है, कौन सा फ्लक्स, सेल्फ इंडक्शन वाला, यानी कि सेल्फ इंडक्शन आपके पास में निकल गई। ठीक है, फ्लक्स ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। अब हमें क्या निकालनी थी, एल आई वाला फॉर्मूला, तो पुट कर देते हैं। एल आई किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आई अपॉन में 2, तो यहाँ पे आई से आई कैंसिल, तो यानी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में सर्कुलर कॉइल के अंदर, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे एन का स्क्वायर है। आई होप ये वाले दोनों की दो चीजें क्लियर होगी होंगी, एक फॉर्मूला ये वाला और एक फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, आगे की साइड चले। हाँ, अब हम एक सोलेनॉइड की वजह से और देख लेते हैं। ठीक है, सर्कुलर कॉइल की वजह से देख लिया, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी और फ्लक्स का भी, तो ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स तो यही हो गए अपने पास में। अब आता है नेक्स्ट अपने पास में, तो आगे चलते हैं। हाँ, सोलेनॉइड
उसके लिए फिर से हमें सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन आई। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट एन आई। और ये एन क्या होता है यहां पर? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि आपके पास में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है और उसको आपने L से डिवाइड कर दिया तो वो क्या निकल गए होंगे? आपके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जितना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे उसको लेंथ से डिवाइड कर दिया तो n निकल जाता है। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है हमारे पास में, तो इसकी जगह पे मैं ये भी पुट कर सकती हूँ n की जगह पे NL अपॉन का I। ठीक है, अब फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? BA। अब देखो ये तो कितने की वजह से? ये तो एक टर्न की वजह से फ्लक्स था आपके पास में। अगर उस सोलेनॉइड के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास में? n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक टर्न के लिए था, ये कितने टर्न के लिए निकल गया आपके पास में? n टर्न के लिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n, b की वैल्यू म्यू नॉट n i इंटू में L आ गया आपके पास में। और यहां मैं एरिया को सिर्फ A से ही रिप्रेजेंट कर रही हूं। ठीक है, सोलेनॉइड का एरिया वो आपको गिवन देगा। तो यहां से आपके पास में फ्लक्स की वैल्यू क्या निकल गई? म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए अपॉन का L। ठीक है, तो ये क्या निकल गई आपके पास में? सोलेनॉइड की वजह से फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसका भी हमको क्या निकालना पड़ेगा? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू में I। तो मैंने यहाँ पे L I पुट कर दिया और दूसरी साइड फिर से फ्लक्स की वैल्यू। क्योंकि ऐसा मैंने क्यों करा होगा? क्योंकि फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में। तो मैं इस वाली वैल्यू को इसके बराबर पुट करूंगी तो L I किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए अपॉन का L। फिर I से I कैंसिल, तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू सोलेनॉइड की वजह से क्या आ जाएगी? म्यू नॉट n स्क्वायर ए अपॉन का L। ठीक है, तो ये हमारे पास में तीन केसेस थे किसके? सेल्फ इंडक्शन के, सोलेनॉइड, सर्कुलर कॉइल और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अब एक चीज और आती है, बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है कि जब आपके पास में आप सेल्फ इंडक्शन निकाल रहे हो तो उसका एक फॉर्मूला क्या बनेगा? अब हम क्या देखते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ देखते हैं ना। तो आपके पास में फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू में I था। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा आपके पास में? इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर। यहां डेल्टा T से मल्टीप्लाई करेंगे, L तो कांस्टेंट था वो बाहर आ जाएगा और यहां पर हम क्या करेंगे? करंट की डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हमेशा हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करती है? अपोज करती है। तो इसीलिए ही यहां पर आपके पास में फॉर्मूले में क्या आएगा आगे? माइनस का साइन। तो माइनस L डी आई बाय में dt क्या हो गया आपके पास में? इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला सेल्फ इंडक्शन के लिए। ठीक है, हमारे पास में L कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया और करंट की हमने क्या कर दी? डिफरेंशिएशन। तो यहीं पर ही हमारा सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक हो जाता है खत्म। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक। ठीक है।